गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक वी गोना हैंडल एंड दैट टॉपिक इज द राइज ऑफ रॉकेट्स इन रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका मैंने एक एनालिसिस किया है क्लॉस के लिए और उनको मैंने आर्टिकल भी दिया है। वो मेरे ख्याल में मार्च में छपेंगे, पर वो एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट किस्म का था और इसमें मैंने एनालिसिस किया कि रॉकेट्स और मिसाइल्स का प्रयोग आजकल के युद्धों में, कॉन्फ्लिक्ट्स में किस तरीके से हो रहा है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अ, सब मानते हैं कि फायर पावर का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है और सब मानते हैं कि ड्रोन्स का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, वगैरह 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 वगैरह। पर इसके साथ साथ रॉकेट्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल ज्यादा हो गया है। दो तीन पहले ही मैं ट्रेंड बता देता हूँ। रॉकेट्स, ड्रोन्स का तो इट्स आउटसाइज्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ यूज ऑफ ड्रोन्स। इट्स एक्सप्लोडेड अक्रॉस ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स। सर्विलेंस एंड बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी कंबाइंड विद स्पेस कैपेबिलिटीज भी बढ़ गया है काफी। चाहे आप यूक्रेन में देखिए, गाजा में देखिए, कहीं भी देखिए। और थर्ड एस्पेक्ट इज रॉकेट्स एंड मिसाइल्स। रॉकेट्स एंड मिसाइल्स का इस्तेमाल आज तक मेरे ख्याल में इतना नहीं हुआ जितना कुछ दिनों के अंदर हुआ है। और बात यह है कि हर देश अपना नीति के मुताबिक अलग अलग तरीके से रॉकेट्स और मिसाइल्स को इस्तेमाल करे जा रहा है। इट्स यूनिक। देयर नो वन सिंगल नेशन which uses the rockets the same way as another does. Okay, सबका अपना अपना नीति है, so that's how it is. But मोटा मोटा तौर पर rockets and missiles have been used as geopolitical tools of coercion, यानी कि दबाव डालने के लिए on other states। और इनमें recent conflicts में या conflict situations में नॉर्थ कोरिया और चाइना का नंबर ज्यादा है। China and North Korea have used it as a geopolitical tool of coercion. In conventional wars, दो एग्जाम्पल है आज के दिन। वो है यूक्रेन वॉर और दूसरा है आर्मेनिया अजरबैजान वॉर। तीसरा, रॉकेट्स और मिसाइल्स खास करके हैव बीन यूज्ड बाय नॉन स्टेट एक्टर्स एज देयर टूल्स ऑफ पावर। उनका शक्ति को दिखाने के लिए दे बीन यूज्ड। कौन है ये हौतीस है, हिजबुल्लाह है और हमास है। और इसके अलावा ईरान ईरान हैज यूज्ड रॉकेट्स फॉर पावर प्रोजेक्शन। ईरान ने अपने रॉकेट्स और ये जो जितने बाकी मिलिशियाज हैं, इनको मिला के पावर प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया है। अलग अलग कंट्री, अलग अलग सोच विचार, अलग अलग जरूरत, अलग अलग इस्तेमाल। ओके, सो वी विल एग्जामिन ईच ऑफ दिस और देखते हैं इन्होंने किया कैसे, एक एक लेके। पहले हम लिखते हैं कोercion, पावर प्रोजेक्शन और डिटरेंस। ओके, इसमें जैसे मैंने बोला, पहले हम नॉर्थ कोरिया देखते हैं। नॉर्थ कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल्स देखिए। खास करके इफ यू लुक एट इट अ लिटिल क्लोजली, ये जो सर्कल्स दिखाए गए हैं उनके मार का इलाका है। अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया हैज टू टाइप्स ऑफ मिसाइल्स, मोटे मोटे तौर पर। एक वो मिसाइल्स है जो अपना कोरियन पेनिनसुला या साउथ कोरिया के ऊपर असर डालता है, जो वहां ग्रीन कलर तक है। और दूसरा जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो लाल और ऑरेंज कलर में है, जो यूएसए तक पहुंचाते हैं।
ओके, तो राइट, एंड नॉर्थ कोरिया के पास 2 चीज़ें ज़्यादा है, मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, और उसके साथ-साथ आर्टिलरी। इसका आर्टिलरी का नफरी काफ़ी है, और ये बार-बार साउथ कोरिया को धमकी देती है कि हम आपको नष्ट कर देंगे, आर्टिलरी के ज़रिए और रॉकेट्स और मिसाइल्स के ज़रिए। और ये जो क्या बोलते हैं उसको, अम, इनका चाल-चलन है, आज का नहीं है। ये 1970 से लेकर शुरू हो गया है। ओके, उन दिनों में ये क्या करते थे, इनका टैक्टिक्स क्या है? एक मिसाइल का टेस्ट फायर करेंगे और दिखा देंगे, डेमोन्स्ट्रेटिवली दे विल शो मिसाइल टेस्टिंग। मिसाइल टेस्टिंग इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर। इससे कोअर्शन भी होता है कि अगर आप ये करोगे तो हम ये करेंगे, अगर आप हमारे बात नहीं मानोगे तो हम आपके पास आप फायर करेंगे, और उसको फायर करने के लिए हम टेस्ट करके दिखा रहे हैं कि हमारा काबिलियत ये है। इसमें साउथ कोरिया सबसे अव्वल नंबर है इसका, पहले शुरुआत किया। पहले किसी कोई मानता नहीं था इसको, क्योंकि इनके जो मिसाइल्स जो है ना 50% डड होते थे, गिर जाते थे, वो मिसफायर होते थे। पर जैसे-जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता गया है, अराउंड 2010 के करीब देखा गया है कि इनका मिसाइल्स जो हैं सिर्फ 25 से 30% फेलियर हो रहे हैं। आजकल सिर्फ 15% फेलियर होते हैं। यानी कि 10-15 फेल करो तो 1 या 2 फेल हो, फायर करो, 10-15 फायर करो तो 1 आध फेल हो जाता है। इससे क्या है, इनका सक्सेस रेट ज़्यादा हो गया। जब से ये सक्सेस रेट ज़्यादा हो गया, पीपल हैव हैड टू टेक साउथ कोरिया सीरियसली। ओके? ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ भी बोलो और साउथ कोरिया, आई मीन सॉरी, नॉट साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया सीरियसली। सो नॉर्थ कोरिया ने क्या किया? एम्ब एम्बिवेलेंस, न्यूक्लियर एम्बिवेलेंस भी इसके ज़रिए दिखाया। उन्होंने बोल दिया कि भाई, उन्होंने कुछ न्यूक्लियर टेस्ट भी किया पहले, और उन्होंने बोल दिया हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं और मिसाइल फायर करते हैं। ये नहीं पता कि वो टेस्ट है या कन्वेंशनल मिसाइल है या न्यूक्लियर मिसाइल है। और ये नहीं बताते हैं कि किस तरीके से वो इस्तेमाल करेंगे। उनके पास कोई न्यूक्लियर पॉलिसी है ही नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ ये है कि धमकी, और धमकी किसको देते हैं? 2 देश खास करके, एक यूएसए और दूसरा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का तो क्लियर धमकी देते हैं कि आपको हम नष्ट कर देंगे। और जब हम साउथ कोरिया गए हुए थे, उनके अंदर जितने उनके जूनियर लेवल लोगों से बात करो, तो वही यही बोलते हैं, उसके पास इतने मिसाइल्स हैं और उसके पास इतना रॉकेट्स हैं, वो सियोल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये एक अफ़वाह फैला दिया। पर क्या नॉर्थ कोरिया ये करेगा? ये पता नहीं है। क्या चाइना इनको अलाउ करेगा करने के लिए? आप देखिए, एक मिसाइल तो चाइना को पूरा कवर कर देता है, ओके? इससे क्या है कि चाइना को भी खतरा है, अगर कल के दिन कुछ हो जाए, और एक पागल देश का क्या भरोसा? तो इसके ऊपर भी आ सकता है। तो क्या एक सवाल ये उठता है कि क्या अ, चाइना नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल कर सकता है? क्वेश्चन मार्क। और इट यूजेस ऑल दीज मिसाइल्स एज डेटरेंट आल्सो, कि भाई आप हमें अटैक करोगे तो हम ये करेंगे। तो कोई अटैक भी नहीं करना चाहता है इनको। ओके, पर इनका मिसाइल का थोड़ा छोटा है। इनका जितने मिसाइल हैं ये देखिए, ये हमने दिखाया है। आप नज़दीक भी देख सकते हो। अलग-अलग तरीके के मिसाइल हैं इसके, राइट? 100 किलोमीटर की मिसाइल भी हैं और 10,000 किलोमीटर की मिसाइल भी है। रॉकेट्स और मिसाइल्स, कुछ कन्वेंशनल, कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड। सो इस मिक्स के साथ सबको डराता है। पर इसका बाप जो है वो चाइना है। ये चाइना जो है, इसका मार का इलाका, चाइनीज़ मिसाइल्स का मार का इलाका पूरा विश्व को कवर कर लेता है, पहले बात।
जिस तरीके से चाइना अपना मिसाइल्स को इस्तेमाल करता है, वो एक अलग तरीके का है। जैसे हमें सबको पता है चाइना हैज़ गॉट दिस पीएलए-आरएफ, पीएलए रॉकेट फोर्सेस और ये पीएलए रॉकेट फोर्सेस में इनके पास छोटे रेंज के मिसाइल्स हैं और लंबे रेंज के मिसाइल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक विद फ्रैक्शनल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम मिसाइल्स भी हैं और वो है खतरनाक मिसाइल्स। सारे हैं इनके पास और रॉकेट्स भी हैं अनगाइडेड, जो तिब्बत प्लेटो में भी इन्होंने डिप्लॉय कर रखा है। तो चाइना इसको किस तरीके सबको पता था कि पीएलएआरएफ है चाइना के पास वगैरह वगैरह वगैरह, पर एक्चुअली सबको ना अ, इसका असर नहीं दिख रहा था। असर तब दिखने लगा जब अगस्त 22 राइट में नैन्सी पेलोसी गई हुई थी नॉट अगस्त 22 अगस्त या 22 अगस्त 22 अगस्त 22 नैन्सी पेलोसी उस वक्त जो अमेरिका का स्पीकर है जब वो ताइवान गए थे इन्होंने मिसाइल ड्रिल किया और ताइवान के चारों तरफ अगर आपको याद है तो इन्होंने मिसाइल फायर किया और ये मिसाइल ड्रिल का दृश्य है राइट इन्होंने उस वक्त सबने देखना शुरू किया कि चाइना का किस तरीके से इन्होंने मिसाइल ड्रिल जारी किया है ओके पर बात यह है कि उस वक्त ये नहीं पता हमें कि चाइना ने किस टाइप का रॉकेट फायर किया किस टाइप का मिसाइल फायर किया उनका अच्छा मिशन है जैसे मैंने बोला हर टाइप का तो चाइना किस तरीके से अपना रॉकेट्स और मिसाइल इस्तेमाल करता है एक तो कोअर्शन है सीधा ताइवान को जब भी वो अगस्त 22 के किस्से के बाद मेरे ख्याल में 5-6 बार और इन्होंने मिसाइल ड्रिल्स कर लिया कि ये ही है कि आप हम ताइवान को एक सबक सिखाएंगे क्लियर आप चेतावनी आपको हम सबक सिखाएंगे ओके दूसरी तरफ चाइना के पास एयरफोर्स उतना नहीं है या बेसिस उतना नहीं है चाइना के पास एयरफोर्स है पर ज्यादा कॉन्टिनेंटल है उनके पास बेसिस नहीं है वो पावर प्रोजेक्शन कर नहीं सकते वो दूर दराज इलाके में किस तरीके से वो अपना शक्ति को प्रोजेक्ट कर सकते हैं मिसाइल्स के जरिए अगर आप देखेंगे तकरीबन जहां भी चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पोर्ट्स वगैरह है वहां तक चाइना का मिसाइल्स कवर करते हैं चाइना offsets its lack of bases and naval power with missiles और नॉर्थ कोरिया की तरह न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी है हमें ये नहीं पता कि किस मिसाइल के ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड है और किस मिसाइल के ऊपर कन्वेंशनल वॉरहेड है राइट और उन्होंने ये भी बोलते हैं नो फर्स्ट यूज पर लॉन्च ऑन वार्निंग और वो भी तैयार हो गया है कि जब हमें वार्निंग मिलता है दूसरे देश से कि वो फायर करने वाले हैं, हम फायर कर देंगे ओके तो नो फर्स्ट यूज तो बताया है पर जिस तरीके से आजकल चल रहा है और जिस तरीके से इनका न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ रहा है चाइना का तो एक क्वेश्चन मार्क है तो चाइना जो है डिटरेंस के लिए भी अपना रॉकेट्स और मिसाइल फोर्सेस को इस्तेमाल करता है और तीसरी बात चाइना जो है वो कन्वेंशनली भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार है खास करके हमारे अगेंस्ट जैसे मैंने बताया तिब्बत के प्लेटो में इनका एयरफोर्स चलता नहीं है वो इसलिए नहीं चलता बिकॉज द एयर इज रेयर आउट देयर डेंसिटी नहीं है तो चाइनीज एयरक्राफ्ट कैनॉट टेक ऑफ कंप्लीटली विद फुल मिसाइल्स एंड ऑल ऑफ वेट कम होता है आर्मामेंट्स कम होते हैं अगर आर्मामेंट ज्यादा है तो स्टिंग पावर कम हो जाता है क्योंकि फ्यूल भर नहीं सकते ओवरऑल थोड़ा वीक है चाइनीज एयरफोर्स और इनके पास सिर्फ 3-4
रनवेज हैं, मेन रनवेज और एयर एयर बेसिस इन तिब्बत। उसके साथ अगर कल के दिन भारत के साथ लड़ाई हो गया, तो दे कांट हैंडल इट विद देयर एयर फोर्स। अगर एक एयरबेस भी मिट गया किसी तरीके से, तो एक बड़ा होल आ जाता है उनका। तो दे ऑफसेट इट विद मिसाइल्स एंड रॉकेट्स। ये नहीं कि उनके पास ज्यादा रॉकेट्स हैं, ये है, वो है, इसीलिए वो करना चाहते हैं वगैरह, नहीं है ना। टू मेक अप देयर लॉस ऑफ एयरफोर्स और रादर वीकनेस इन एयरफोर्स। यकीन मानिए, उनके पास फोर्थ जनरेशन हो सकता है, फिफ्थ जनरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर तिब्बत के इसके ऊपर वो उतना यूजफुल नहीं होगा। इंडियन एयरफोर्स जो है वो उन अपने बेसिस एट ग्राउंड लेवल है। हमें कोई पाबंदी नहीं है। हमारा पास ज्यादा बेसिस हैं जहां से हम तिब्बत के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। तो इन द इवेंट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड ऑपरेशंस, rockets and missiles come to the fore. तो चाइना uses rockets and missiles for coercion, खास करके ताइवान और उस इलाके में, conventional against India in place of Air Force. तीसरा, deterrence against USA, and चौथा, power projection in Indian Ocean region and in Pacific. क्योंकि उसका मिसाइल का इलाका पूरा इसका BRI कवर कर लेता है, तो पावर प्रोजेक्शन के लिए PLARF इस्तेमाल करते हैं और बोलता है कि ये हम पावर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वी वांट टू एंश्योर दैट नो वन कैन स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग व्हाट वी वांट टू डू। और इसमें पीएलए रॉकेट फोर्सेस एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसी सिलसिले में मैं याद करना चाहता हूं सबको कि हाल ही में इनके पीएलए के रॉकेट फोर्स के हेड को हटाया दिया गया और एक नेवल ऑफिसर को लगाया। उसके पहले उन्होंने 2 टॉप जनरल्स ऑफ पीएलए रॉकेट फोर्सेस को हटा दिया। उसके बाद जब इन्होंने 9 जनरल निकाला, उसमें भी 5 पीएलए रॉकेट फोर्सेस के थे। और बताया जाता है कि ये इसमें करप्शन ज्यादा है और करप्शन के वजह से इनमें इनके मिसाइल्स के और रॉकेट्स के अंदर सब स्टैंडर्ड पार्ट्स हो सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इसमें एक प्रश्न चिन्ह भी है कि क्या इतना इफेक्टिव होगा या नहीं, हमें पता नहीं। पर है मिसाइल्स उतने, उनका नंबर नफरी है उधर। और ये नहीं हम सोच सकते हैं कि हर मिसाइल ठीक नहीं होगा, कुछ तो ठीक होंगे। करप्शन है, लीडरशिप नहीं है, पर मिसाइल्स तो हैं उसके पास। सो इनफैक्ट चाइना के पास जितना मिसाइल्स हैं दुनिया में और किसी देश के पास नहीं है। तो चाइना एंड नॉर्थ कोरिया अगर आप देखेंगे, कोअर्शन, डिटरेंस, पावर प्रोजेक्शन, ऑफसेटिंग एयरफोर्स, ये 4 चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट्स नॉट कन्वेंशनल। ओके, अभी हम बात करेंगे कन्वेंशन, राइट। चाइना मिलिट्री ड्रिल्स में देख लें। अभी हम देखते हैं कन्वेंशनल वॉर्स किस तरीके से कन्वेंशनल वॉर्स में इस्तेमाल किया गया है। पहले कन्वेंशनल, ओके, एक मिनट, ओके। पहले कन्वेंशनल वॉर हम लेंगे आर्मेनिया और अजरबैजान का। इसमें क्या हुआ है कि दोनों साइड, आर्मेनिया और अजरबैजान, दोनों ने इस्तेमाल किया रॉकेट्स और कुछ मिसाइल्स, कुछ थे। पर ये जो रॉकेट्स और मिसाइल्स सारे क्या है, ये रशियन विंटेज के हैं। ये रशिया से जो इनको मिला है वो इन्होंने इस्तेमाल किया। काफी हद तक इन्होंने ड्रोन्स भी इस्तेमाल किया, राइट। पर अजरबैजान ने क्या है कि इट सिस्टमैटिकली इन्वेस्टेड इनटू इट्स मिसाइल रिसोर्सेस। लोग बोलते हैं कि इस वॉर में आर्मेनिया थोड़ा मार खाया है, अजरबैजान हावी हो गया है। क्यों?
2 कारण। एक तो अज़रबैजान के पास टर्किश ड्रोन्स थे और ड्रोन्स ज़्यादा इस्तेमाल किया इन्होंने। और दूसरी बात ये है कि अज़रबैजान हैड इन्वेस्टेड इन रॉकेट्स। इनका रॉकेट्स का शक्ति ज़्यादा था बनस्पत आर्मेनिया। तो इसीलिए अज़रबैजान हैड अ हेवियर हैंड इस कॉन्फ्लिक्ट में। So ये कन बट दे यूज्ड इट कन्वेंशनली, लिमिटेड फोर्स था बट दे यूज्ड लॉट ऑफ रॉकेट्स। उसके बाद इनको दोनों को पता चला कि भाई रॉकेट से ही हमारा गुजारा हो सकता है, और इसके बाद दोनों अपना रॉकेट आर्सेनल बढ़ा रहे हैं। ये भी हमें खबर है पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, आर्मेनिया हमारे से कुछ रॉकेट सिस्टम्स भी खरीद रहा है, राइट? उसका बातचीत हो रहा है एक्सपोर्ट्स के साथ। ओके, अभी हम हम्म, अभी हम बात करेंगे रशिया। रशिया हैज वन ऑफ द बिगेस्ट रॉकेट एंड मिसाइल आर्सेनल। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इट हैज गॉट यूएसए के बाद मेरे ख्याल में यूएसए से भी ज्यादा इसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। और इसने यूक्रेन के लड़ाई में खुलेआम इसने इस्तेमाल किया, बहुत तादाद में इस्तेमाल किया, राइट? इसलिए ये मैंने देखा, आप देखिए कितने स्ट्राइक्स हुए हैं। ये जितने ग्रीन डॉट्स हैं, ये रशियन स्ट्राइक्स इन यूक्रेन है। पूरा कंट्री को इन्होंने जहां जहां आबादी है, मेन सिटीज हैं, उसके ऊपर फायर किया है। और सिस्टमैटिकली रशिया यूज मिसाइल्स टू डिस्ट्रॉय यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रक्शन रोल में। दूसरी बात, डिटरेंस रोल में इन्होंने ये लीव जो वेस्टर्न यूक्रेन में देखिए कितना इन्होंने फायर किया है। ये फायर करने के बाद, और फायर बॉर्डर, पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर जो लीव के पास है, उसके पास फायर करके नेटो को चेतावनी दे दिया कि अगर आप आओगे तो हम आपके ऊपर भी फायर करेंगे। और उसके बाद नेटो अंदर नहीं आया। और उन्होंने क्या किया, रशिया ने जब नेटो के ऊपर फायर कर रहा था, तो इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल्स ठोका, और ये नहीं बता दिया कि अगर आप ज्यादा करोगे तो हम न्यूक्लियर मिसाइल्स भी ठोकेंगे। उसकी वजह से इन्होंने मिक्स कर दिया न्यूक्लियर डिटरेंस और कन्वेंशनल डिस्ट्रक्शन रोल को, राइट? ये एक नया व्हाट शैल आई से, एक नया टैक्टिक्स इन्होंने सबको सिखा दिया कि अगर आपके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं तो यू कैन यूज इट इंटरचेंजेबली टू प्रोजेक्ट अ न्यूक्लियर थ्रेट by using conventional missiles, right? एंड इन पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्शन क्या है कि नेटो को डिटर कर दिया कि भाई नेटो उसके बाद हिम्मत नहीं हुआ अंदर आने के लिए। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल लड़ाई जो है वो ईस्टर्न यूक्रेन, वेस्टर्न या ईस्टर्न यूक्रेन में हुआ है, डोनेट्स्क लुहांस्क के इलाके में। और पूरा ग्राउंड बैटल तो वहीं हो रहा है, पर रॉकेट एंड मिसाइल अटैक्स जो है ना, पूरा हो गया, पूरा यूक्रेन के ऊपर हुआ है अटैक्स। सो व्हाट रशिया डिड, Russia created strategic mobility through use of firepower with rockets and missiles. When the battlefield mobility was limited. So, एक नया तरीके का कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखो, देखिए पहले जमाने में और कन्वेंशनल इसमें सोच में ये था कि जब तक आप मोबिलिटी नहीं है आपके पास, आप एक जगह नहीं पहुंचते हो तो बैटलफील्ड को ओपन नहीं कर सकते हो। हाँ, एयर कैंपेन वगैरह कर सकते हो, पर इसमें क्या हुआ है, इस लड़ाई में इन्होंने जिस तरीके से फायर किया है, दे थ्रेटन द एंटायर यूक्रेन विद मिसाइल्स, नॉट टू द एयरफोर्स, एयरफोर्स तो कम ही थे। एंड उन्होंने सैटेलाइट रिकॉनेसेंस
और ड्रोन्स के साथ मेल मिलाप कर दिया, राइट? तो इनका क्या सिस्टम है? रिकॉनेसेंस, स्ट्राइक, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, स्ट्राइक और रिकॉनेसेंस तीनों को मेल मिलाप करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जिससे ये सब कर सकते थे। और इसमें हमारे लिए तो बहुत बड़ा सीख है। इंडिया के लिए यू यू नीड आरएसआई कॉम्प्लेक्स, फिर रेकी स्ट्राइक इंटेलिजेंस विद कम्युनिकेशंस। यू नीड अ सिस्टम। अगर आप आपका स्ट्राइक फोर्सेस या रॉकेट एंड मिसाइल फोर्सेस को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो तो इट इज अ न्यू वे। आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया जिस तरीके से रशिया ने इस्तेमाल किया, राइट? सो व्हाट डिड रशिया अचीव बाय यूजिंग इट्स रॉकेट मिसाइल्स फोर्सेस? इफ आई संक्षिप्त रूप में बताऊं, न्यूक्लियर डिटरेंस, interchangeability between conventional and nuclear forces, strategic or battlefield mobility despite troops not moving, systematic degradation and destruction of Ukrainian assets, right? So that is what Russia achieved. यूक्रेन ने क्या किया? यूक्रेन कम नहीं था, हालांकि उनके फोर्सेस कम थे, बट HIMARS given by USA to them, they used it effectively. HIMARS आने के बाद रशिया को पीछे हटना पड़ा। अभी उनको HIMARS लॉन्चर्स तो हैं, एमिनेशन नहीं है, तो यूक्रेन इज रेस्ट्रिक्टेड नाउ। दूसरी बात, इनके पास पुराने रशियन रॉकेट लॉन्चर्स थे, टोचका, स्काड वगैरह, BM-23। उसके साथ इन्होंने, जब रशिया ने ऊपर कीव से आक्रमण किया था, दे डिजाइंड एम्बुशेस, फायर पावर एम्बुशेस, ये आने देते थे रशियन फोर्सेस को। और यूक्रेन यूज्ड टू हैव इन दिस फायर पावर एम्बुश कि इस इलाके में ये फायर करेगा, उस इलाके में वो फायर करेगा। वो बड़ा नियुक्त किया हुआ, रेकी किया हुआ ड्रोन्स के साथ ऑब्जर्वेशन होता था। और जब जो फोर्सेस रशिया के उस फायर पावर एम्बुश के अंदर आ जाते थे, उनके ऊपर फायर गिराते थे। काफी हद तक रशिया का मोबिलिटी को नष्ट कर दिया जब कीव के ऊपर एडवांस आया था, फायर पावर एम्बुशेस। फिर उन्होंने ट्रैक एंड किल किया। ट्रैक एंड किल क्या होता है? कोई भी रॉकेट फोर्स जो है, रॉकेट फायर यूनिट जो है, फायर करने के बाद वो निकल जाता है वहां से, शूट एंड स्कूट करता है। तो यूक्रेन लोगों ने क्या किया? रशिया के अगेंस्ट ड्रोन चलाते थे। जैसे रशिया फायर करती थी और स्कूट करती थी, यूक्रेन का ड्रोन उसके साथ चिपक जाता था। जहां भी रशिया का रॉकेट लॉन्चर जाके चिप जाता था, तो ड्रोन उसको बता देता था यूक्रेन को, और ये मार देते थे। यूक्रेन के देखने के बाद रशिया ने भी ये टैक्टिक इस्तेमाल किया। तो ये ट्रैक एंड किल ऑपरेशन से एक नया तरीका, बैटलफील्ड तरीका अभी इस यूक्रेन की लड़ाई में आया है। फायर पर एम्बुश नया आया है। फिर यूक्रेन ने जब भी पिछले साल जब भी रशियन फोर्सेस आते थे आक्रमण के लिए, तो ये स्पॉइलिंग अटैक्स मारते थे। वो तैयार हो जाते थे आक्रमण के लिए, ये रॉकेट्स के साथ स्पॉइलिंग अटैक कर देते थे। एक या दो लॉन्चर आगे ले जाओ, स्पॉइलिंग अटैक करो और पीछे आ जाओ। फिर यूक्रेन ने एक और अच्छा काम किया, इनोवेटिव। इन्होंने क्या किया? दो दो तीन बार एक मॉस्कोवा जो शिप है उसको डुबो दिया पहले, पिछले साल। और उसके बाद दो तीन बार दो तीन शिप और रशिया के इन्होंने डुबो दिया। किस तरीके से? कॉम्बिनेशन ऑफ क्रूज मिसाइल्स एंड नॉर्मल मिसाइल्स एंड रिकॉनेसेंस। तो हमें भी इसके
सीख लेना चाहिए। अगर हम ये जो जिस तरीके से यूक्रेन ने काम किया है, इस्तेमाल किया है, अगर हम मान लो आप लक्षद्वीप में, टापुओं में अगर हम लगा दें या अंडमान निकोबार के टापुओं के ऊपर हम अ, ये यू नो जाल बिछा दें, तो चाइना का क्या हाल होगा? चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ा दो, अगर कुछ हरकत करे तो मुश्किल है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग नया हमें सीख है। तो हमारे लिए और ये जो ट्रैक एंड किल और एम्बुश, फायर पावर एम्बुश हिमालयन टेरेन में बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि हिमालयन टेरेन में उनका आने और जाने का रास्ता तय है, वो लेफ्ट राइट नहीं कोई जा सकता हिमालयस में। आप फायर पावर एम्बुश भी कर सकते हो, अगर आप उसने फायर कर दिया तो आप ट्रैक एंड किल भी कर सकते हो। ऊपर तो और हिमालयाज में और तिब्बत में छुपने का जगह भी नहीं है चाइना के लिए। तो हमें सीख है इसमें, पर सवाल यह है कि क्या हम सीख रहे हैं इसके बारे में और इसका कर रहे हैं कुछ, वो अलग कहानी है। ओके, हम देखते हैं अभी नॉन स्टेट टूल्स ऑफ पावर किस तरीके से ये इस्तेमाल हुआ है, ये हौतीस, हिजबुल्लाह वगैरह वगैरह। ओके, आप देखिए हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह के पास तकरीबन 6000 रॉकेट्स थे ये गाजा के युद्ध के पहले। कुछ इनको लंबे रेंज रॉकेट्स जो नीचे दिखाए हैं, ये इनको ईरान से मिला है, ठीक है, जो नीचे है। हाँ, एक और चीज मैंने बताना भूल गया, वो मैं बताना चाहता हूँ। यूक्रेन के अंदर यूक्रेन ने सरफेस टू एयर मिसाइल्स को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। इससे क्या है कि रशिया का एयर आज तक इट्स नॉट हैड द फ्रीडम ऑफ स्काईज। एक बहुत बड़ा सीख है ये, कि ये नया जो एक दोनों रशियन जनरल और यूक्रेन जनरल ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल में ये बात कर रहे हैं कि पुराने जमाने के टैंक्स, एयर फोर्सेस वगैरह का वैल्यू चला गया। आजकल हमें चाहिए ऑन बैटल इन बैटल रॉकेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, फायर पावर। तो यूज ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल्स इन द यूक्रेन वॉर एक बड़ा सबक है हमारे लिए। यूज ऑफ एंटी ड्रोन इक्विपमेंट दोबारा हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंसर टू शूटर लिंक को अगर हम तोड़ेंगे कन्वेंशनल वॉर में, हमें बहुत फायदा होगा। उल्टा, अगर हम सेंसर टू शूटर लिंक मजबूत बनाएंगे हमारे लिए, खुद के लिए, हमें फायदा होगा चाइना के अगेंस्ट। किस तरीके से करना है? हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के जरिए करना है, डुप्लिसिटी से करना है, सैटेलाइट के जरिए करना है, वगैरह 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 वगैरह। और इसमें यूक्रेन को स्टारलिंक्स का बहुत फायदा हुआ रिकॉनेसेंस के लिए। और स्टारलिंक्स और उनका जितने छोटे मोटे रॉकेट्स और मिसाइल्स थे और हाइमार्स के साथ रशिया के ऊपर काफी असर हुआ है। एंड रशिया कुड नॉट डू मेनी थिंग्स इट वांटेड टू डू। ओके, तो हम अभी आते हैं वापस हिजबुल्लाह। जैसे हमें पता है हिजबुल्लाह के पास कुछ रॉकेट्स हैं, स्कड्स वगैरह, फतेह वगैरह, और राइट, इनके पास एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, कुछ एंटी टैंक मिसाइल्स भी हैं, लैंड अटैक भी हैं। लैंड अटैक देखिए, ये जो इनके ऊपर जो है टाइप 41 और 107 रॉकेट्स, ये तो खुद बनाते हैं, ये खुद बनाते हैं। किसके साथ बनाते हैं? वाटर पाइप्स के साथ, पानी के नल पाइप्स के साथ, वो उसको मजबूत करके, वो कट्टा टाइप मिसाइल्स, पर वो एक्यूरेट नहीं होते, पर टेरर के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो नॉन स्टेट
actors as tool of power. They use terror, and rockets are a good vehicle for terrorizing people. भले कहीं भी गिरे, जब तक दुश्मन के इलाके में गिरता है तो हमें क्या लेना देना। उससे लोग जो है उनको टेरराइज करो, क्योंकि वो चिंता में होते हैं कि भाई कभी भी हमारे ऊपर गिर सकता है। और अगर इनके पास जितना ये ऐसे रॉकेट्स हैं, क्योंकि इनके पास ना एयरफोर्स है, ना टैंक्स है इनके पास, ना आर्टिलरी है, सिर्फ रॉकेट्स हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के पास। इसके जरिए ये इस्तेमाल करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग एंड टेरर। और उसके अलावा इनके पास कुछ एंटीशिप मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वगैरह, रॉकेट्स वगैरह हैं, जो ईरान हिजबुल्लाह के जरिए इनको मिला है। तो सॉरी, ये तो हम हिजबुल्लाह की बात कर रहे थे। मैं तो कुछ आई वाज थिंकिंग ऑफ हमास, सॉरी, कंप्लीटली रॉन्ग। दोबारा हिजबुल्लाह के बारे में बताता हूँ। जहां तक हिजबुल्लाह का सवाल है, हिजबुल्लाह के बारे में बताते हैं। हिजबुल्लाह इज अ मिलिशिया आर्म्ड लाइक एन आर्मी एंड इट बिहेव्स लाइक अ स्टेट। और इनके पास काफी मिसाइल्स एंड रॉकेट्स हैं। और हिजबुल्लाह के पास बताया जाता है इनके पास 1,30,000 से लेकर 1,50,000 रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, अलग रेंज के। आज के दिन भी वो इसराइल के साथ ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 2016 में जब 2016 इसमें उस वक्त पहले बेका वैली में जब लड़ाई हुआ था हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में, उस वक्त इनके पास 15-16 हजार रॉकेट्स थे। और उस वक्त इन्होंने 4,000 रॉकेट्स और मिसाइल्स एरेटिक इसराइल के ऊपर फायर किया। तब सबको पता चला कि भाई इनके पास इतने रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं। अभी तो ये बताते हैं हमारे पास इतने हैं, हमारे पास एंटी शिप मिसाइल है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, हर तरीके से। वो कहते हैं कि इसराइल को आप आ जाओ, हम टोकेंगे आपको। और ये हमास को भी हेल्प करते हैं। और सबको पता है हिजबुल्लाह जो है वो इसराइल से पूरा मदद लेता है, और इसराइल इनको पूरा टेक्नोलॉजी देता है और कुछ मिसाइल्स भी देते हैं। और खास करके ये जो नीचे बड़े बड़े मिसाइल हैं, ये सब फजर फाइ, खैबर, जलजाल, ये सब ईरानियन मिसाइल्स हैं। और कुछ रशिया ओरिजिन, स्कड वगैरह रशिया के हैं। इनके पास क्रूज मिसाइल्स भी हैं। राइट, ओके। नेक्स्ट आइए आप हौती। हौतीस के पास एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स हैं, एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और नॉर्मल क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। अब हौतीस का थ्रेट देखिए आप सऊदी अरेबिया पर। अगर आपको याद है तो 2018-19 में अरामको ऑयल इसमें अटैक हुआ था, अबू बैक और कुरैश के ऊपर। कहां से हुआ था? हौतीस ने किया। उन्होंने तकरीबन 16-17 क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन स्ट्राइक कॉम्बिनेशन में किया। कितने किलोमीटर के ऊपर? ओवर 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर के ऊपर से उन्होंने फायर किया और दोनों रिफाइनरी को डाउन कर दिया 2-3 महीने के लिए। और आजकल क्या कर रहे हैं ये? तकरीबन कंप्लीट अरब पेनिनसुला ये कवर करते हैं। आजकल आपको, हम सबको पता है, ये इस्तेमाल कर रहे हैं हौतीस टू क्लोज रेड सी। बाबल मंडप के ऊपर कल भी एक शिप के ऊपर फायर किया जिसमें आग लग गया, और बाबल मंडप को कंट्रोल कर रहे हैं ये। राइट, दोनों एंटी शिप मिसाइल और एंटी शिप क्रूज मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ वो इसराइल के ऊपर भी फायर करना चाहते हैं। इनके पास पूरा आर्सनल है। करना क्यों, किस लिए चाहते हैं? क्योंकि हौतीस और यमनी फोर्सेस के बीच में लड़ाई चल रहा है कि कौन जीतेगा, कौन कंट्रोल करेगा यमन को। यमन का सिविल वॉर ऑलरेडी 15 साल से चला आ रहा है, पर धीरे 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 हौतीस का यू नो हाउ हौतीस हावी हो रहे हैं। दे कंट्रोल इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ यमन।
और हौतीस कौन है? एक्सटेंशन ऑफ ईरान। ईरान पीछे बैठ के इनको मदद कर देता है और एक सर्किटस रूट से इनको पूरा टेक्नोलॉजी, जितना भी टेक्नोलॉजी इनको जरूरत है छोटे मोटे मिसाइल्स और रॉकेट्स बनाने के लिए, दे देता है। हौतीस के पास बाकी गन गुन ज्यादा बड़ा है ही नहीं, एयरफोर्स तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ड्रोन्स और रॉकेट्स। तो अगर हम देखेंगे तो इस इन सारे लड़ाई में देखेंगे तो जिसके पास रॉकेट्स नहीं है, जिसके पास एयरफोर्स नहीं है, जिसके पास गन्स नहीं है, कन्वेंशनल वेपन्स नहीं है, वो रॉकेट्स इस्तेमाल कर रहा है। ओके, अभी आप देखिए हमस। हमस जैसे पता है इसके पास 6,000 का स्ट्रेंथ है मिसाइल्स का, छोटे से लेकर बड़े तक, और ये सारे इनको हिजबुल्लाह के थ्रू मिला है। और छोटे मोटे ये वाटर पाइप्स के जरिए बना लेते हैं खुद। बहुत वीडियो निकले हैं इस दौरान कि हमास किस तरीके से वाटर पाइप्स के जरिए, जो इजरायलियों ने दिया पानी का पाइप, उसके साथ इन्होंने रॉकेट ये बना लिया अपना। टेरर ये फायर करते हैं इसराइल के अंदर, राइट। तो जहां तक ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो इस्तेमाल करते हैं पहले रॉकेट्स और इसके लिए फॉर टेरर, दूसरा फॉर पावर, क्योंकि इनके पास और कोई चारा ही नहीं है, कन्वेंशनल वेपन्स तो है ही नहीं। तो रॉकेट्स, ड्रोन्स और स्मॉल आर्म्स, राइट। अगर हमें ऐसे नौबत आए तो हम कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं, ये तो देखने वाली बात है। खास करके ये हौतीस, अगर कल के दिन हमारा नेवी नॉर्थ अरेबियन सी में और उस इलाके में काम कर रहा है, अगर कल के दिन वो हमारे ऊपर फायर करेंगे तो हम इनको हैंडल किस तरीके से करना है, हमें सोचने की जरूरत। ओके, पावर प्रोजेक्शन ईरान स्टाइल। ईरान कैसे करता है? ईरान के पास भी यही प्रॉब्लम है। देखिए उसका मार का इलाका काफी है, पूरा वेस्ट एशिया कवर कर देता है, और किसी के पास उस इलाके में इतने मिसाइल्स और रॉकेट्स नहीं है। इनके पास एयरफोर्स भी नहीं है। इनके पास दो चीजें हैं जहां तक हथियार की बात करो, ड्रोन्स एक अच्छा फ्लीट है, और रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, छोटे से रॉकेट लेकर सबसे बड़ा रॉकेट तक आप देख सकते हो। पर इनका मार का इलाका उतना ही है, अपना चारों तरफ पूरा वेस्ट एशिया कवर कर लेता है, क्योंकि ये वेस्ट एशिया का अनडिस्प्यूटेड पावर बनना चाहता है, मुस्लिम वर्ल्ड में बी द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, राइट। ये क्या, हम सबको पता है, मिसाइल और रॉकेट फोर्स विद ड्रोन्स प्लस मिलिशियास, ये तीन चार मिलिशियास जो हैं, इराक में भी इनका मिलिशिया है, सीरिया में भी ईरान सपोर्टेड मिलिशिया है, हौतीस को सपोर्ट करते हैं, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं, अभी हमास को भी सपोर्ट करते हैं। थ्रू ऑल द मिलिशियास एंड इट्स ओन रॉकेट फोर्स, इट प्रोजेक्ट्स पावर। तो इनका पावर प्रोजेक्शन है। अगर आपको याद है तो जब जनरल सुलेमानी का असैसिनेशन हुआ एक ड्रोन के जरिए थ्रू अमेरिकन, तो ईरान रेस्पॉन्डेड विद मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। वो कहीं और गए, पर थे, डेमोन्स्ट्रेट तो किया, इनके पास 2-3 हजार किलोमीटर का मिसाइल्स नहीं, इराक में फायर किया इन्होंने, है इनके पास काफी। कितना नफरी है किसी को पता नहीं। तो आज हमने देखा है कि हर देश वो अपना अपना तरीके से फायर करता है, इस्तेमाल करता है। ओके, ये सब देखने के बाद लेट्स टेक अ एनालिसिस कि रॉकेट्स और एयरफोर्स, एयर के बीच में क्या फर्क है, रॉकेट्स और गन्स के बीच में क्या फर्क है, और कहाँ क्या फायदा होता है। तो ये देखिए, ये है मिसाइल वर्सेस एयरक्राफ्ट, कहाँ फायदा होता है। ओके, अगर आप देखेंगे मिसाइल का रेंज जो है लंबा, एयरक्राफ्ट
का कम होता है क्योंकि उसका रेडियस ऑफ एक्शन कम होता है। रिएक्शन टाइम आप मिसाइल के अगेंस्ट कम है, एयरक्राफ्ट के साथ ज़्यादा है, क्योंकि एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकते हो, आप मिसाइल को इतना आसानी से ट्रैक नहीं कर सकते हो। रिपीटेबिलिटी कितने बार आप एंगेज कर सकते हो, एयरफोर्स के साथ ज़्यादा एंगेज कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। Vulnerability to air defense, missile is not vulnerable to air defense, whereas aircrafts are vulnerable to air defense. Cheaper, बहुत सस्ता है rockets and missiles as against aircraft. ऑल वेदर कैपेबिलिटी है, आप दिन रात कहीं भी आप रॉकेट्स एंड मिसाइल को इस्तेमाल करते हो, पर एयरक्राफ्ट को नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। टारगेट एक्विजिशन एंड वेपन डिलीवरी कंपेरेबल है। लोड कैपेसिटी मिसाइल में ज्यादा है, आप जितना लोड कर लो आप मिसाइल के ऊपर है, कर सकते हो। एयरक्राफ्ट के ऊपर सीमित है, पर वैरायटी ज्यादा हो जाता है। मैन पावर रिस्क मिसाइल में है ही नहीं, एयरक्राफ्ट में ज्यादा है। एयर सुपीरियरिटी एयरफोर्स के इस्तेमाल करने के लिए आपको जरूरत है कि एयर सुपीरियरिटी एस्टेब्लिश करो, मिसाइल या रॉकेट्स को फायर करने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है। ऑपरेटिंग सीलिंग मिसाइल्स के लिए हायर है, आप कितने ऊंचे भी आप फायर कर सकते हो। आप अंतरिक्ष को इस्तेमाल भी कर सकते हो, जैसे चाइना ये हाइपरसोनिक जो है वो अंतरिक्ष में होके वापस आता है, री एंट्री सिस्टम से। फ्रैक्शनल ऑर्बिट बॉम्बार्डमेंट सिस्टम में तो दुनिया का चक्कर भी लगा के फिर वापस आता है अंदर। पर ऑपरेटिंग सीलिंग एयरक्राफ्ट में है, आप ये अंतरिक्ष वगैरह में नहीं जा सकते हो। मैन्यूवरेबिलिटी मिसाइल में ज्यादा है एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट, आप कहीं भी मैनूवर कर सकते हो। टेक्नोलॉजी जो है बड़ा सिंपल है मिसाइल का, एयरक्राफ्ट का हाईटेक है। अगर आप ये देखेंगे तो कोई भी फोर्स मिसाइल को क्यों नहीं अपनाएगा, रॉकेट्स और मिसाइल्स को? ये तो बड़ा सिंपल सोच है ना? तो ये इसीलिए ये जितने नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये मिसाइल के पीछे पड़ते हैं, और इसीलिए चाइना और नॉर्थ कोरिया, क्योंकि आज तक चाइना के पास उतना एयरक्राफ्ट नहीं है, उतना एयर बेसिस नहीं है ग्लोबल स्तर पे जितना अमेरिका के बेसिस है। अमेरिका के पास 600 बेसिस है पूरी दुनिया में, इनके पास तो कुछ नहीं है, एक जिबूती में है, एक बन रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो इसीलिए ये टू ऑफसेट देयर एयरफोर्स वगैरह मिसाइल्स के, क्योंकि टेक्नोलॉजी सिंपल है, इनके पास है, जो है आप इस्तेमाल कीजिए। ओके, आप इसको गन्स के साथ कंपेयर कर भी हो सकता है, राइट? उसमें क्या कैसे आता है, आप देखिए रेंज में मिसाइल का लंबा है, गन्स का सीमित है। लिथैलिटी, आप मिसाइल में लार्जर वॉरहेड लगा सकते हो, गन्स के अंदर सीमित है। एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, आप प्रिसिशन गाइडेंस के साथ आप बिल्कुल स्टैंडर्ड वो ठोक सकते हो मिसाइल के अंदर, गन्स के साथ मुश्किल है। आपको गन्स के अंदर प्रिसिशन टेक्नोलॉजी लाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही महंगा भी है, और उसके बाद भी ये नहीं पता कि वो सही काम करता है कि नहीं। ये इतना तो मैं बता सकता हूँ कि इसके ऊपर मैं सर फोड़ रहा हूँ रोज। मैन पावर आपको रॉकेट्स एंड मिसाइल के लिए कम चाहिए, गन्स के लिए आपको ज्यादा चाहिए, और उसको ट्रेनिंग ज्यादा चाहिए आपको। जहां तक कॉस्ट का सवाल है, मिसाइल्स जो है थोड़ा महंगा हो जाते हैं, पर ये जो चीप मिसाइल्स जिस तरीके से हमस बनाता है वो तो बड़ा सस्ता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मिसाइल के साथ एक डेड जोन होता है, मिसाइल एक रेंज से कम फायर नहीं कर सकता, पर गन्स वगैरह में वो है ही नहीं। लॉजिस्टिक्स जो है, इसमें तो लिखा है कि मिसाइल का लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस और हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स है और गन्स का सिंपल है। ये दो चीजें हैं। मिसाइल जो कॉम्प्लिकेटेड मिसाइल्स हैं उनके लॉजिस्टिक्स ज्यादा है, पर नॉर्मल रॉकेट्स जिस तरीके हमास और हिजबुल्लाह का रॉकेट्स जो है, उनमें कोई लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम नहीं होता। पर कॉम्प्लिकेटेड मिसाइल्स में इसका स्टोरेज, इसका चेकिंग वो थोड़ा लंबा चौड़ा है, पर गन्स उसमें ये जाते हैं। पर कोई भी देश, ये सब क्या है, एक
संतुलित पाता है बिटवीन रॉकेट्स, मिसाइल्स एंड गन्स एंड एयरक्राफ्ट। तो एक संतुलन चाहिए, अनगाइडेड रॉकेट्स, गाइडेड रॉकेट्स या प्रिसिशन वेपन सिस्टम्स, कितना भी रेंज क्यों ना हो, लॉन्ग रेंज भी चाहिए, शॉर्ट रेंज भी चाहिए, मीडियम रेंज भी चाहिए, एयरक्राफ्ट एंड गन्स। और उसके बाद आपको चाहिए नॉट ओनली लैंड टू लैंड, बट यू नीड सरफेस टू एयर एंड एयर टू सरफेस ऑल्सो, एयर टू एयर। और ये बढ़ रहा है। और अगर इसके साथ अगर आप ड्रोन को लगा दोगे तो मामला संगीन है। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं इंडिया। ओके, इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया के मिसाइल्स ये है, सबको पता है कहाँ तक पहुंचे, आजकल तो चाइना तक पहुंच जाते हैं हम। ओके, तो बात यह है कि हमारे पास मिसाइल्स हैं, काफी हैं इसमें। हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल्स, केपेबल मिसाइल्स भी हैं, नॉर्मल मिसाइल भी हैं, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। पर सवाल ये है कि क्या हमने ये रेकी स्ट्राइक इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ मेल मिलाप हुआ है? क्या हमारा जो बैटलफील्ड सर्वेलेंस और बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी के लिए हमारा सैटेलाइट, ड्रोन्स और ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स और इंटेलिजेंस के साथ मिशन हुआ है? जब तक ये नहीं होता, ये जितना भी अगर आपके पास है तो उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छी बात यह है कि तकरीबन हमारा पूरा मिसाइल फोर्स का टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इसके बारे में हमें फक्र होना चाहिए। और मैं तो यकीनन बता सकता हूँ हमारे पास 100% टेक्नोलॉजी है इसका, तो हम जितना मर्जी बना सकते हैं। और हमारे पास काबिलियत भी है। आज ही जनरल राज शुक्ला ने एक, मेरे ख्याल में, आर्टिकल निकाला है कि हमारे पास काबिलियत होना चाहिए बनाने के लिए लड़ाई के वक्त। हमारे पास है जो नॉर्मल, देखिए, ये मिसाइल्स वगैरह आप उठा के फेंक नहीं सकते, राइट? तो कम रिक्वायरमेंट है एनुअली, पर अगर आपके पास क्षमता है तो उस क्षमता को बढ़ा सकते हो, अगर लड़ाई होने वाला है तो, या शंका है तो इसको हम इस्तेमाल, ये सोच शुरू कर सकते हैं हम। ओके, सो वी हैव, हाँ, नंबर आप हमें, ये जो पिनाका टाइप ज्यादा जरूरत है आजकल, ये सोच आ रहा है कि ज्यादा चाहिए, ग्रैड BM-21 ज्यादा चाहिए। क्या हम इन मिसाइल्स को अपग्रेड कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? करना चाहिए। हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो नहीं है हम बनाओ, हमारे पास तो क्षमता है। तो इस मामले में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल ये एक और सिलसिला शुरू हुआ है कि सब बोल रहे हैं कि रॉकेट फोर्स बनाओ जी। रॉकेट फोर्स बना के आपको क्या मिलेगा? एक रॉकेट फोर्स एक ही देश के पास है, रॉकेट फोर्स वो है चाइना, और किसी देश के पास नहीं है। हाँ, नॉर्थ कोरिया के पास है। तो रॉकेट फोर्स से आपको ज्यादा मेरे ख्याल में फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपका पॉलिसी बदली नहीं होता। अगर आप आपके मिसाइल्स और रॉकेट्स के जरिए पावर प्रोजेक्ट करना है तो हमें फिर रॉकेट फोर्स बनाने की जरूरत है। नहीं तो एक और संस्था आ जाएगा, वैसे ही हम थिएटराइजेशन नहीं कर पा रहे, और उसके ऊपर आप ये भी शुरू करोगे तो काफी उथल पुथल हो जाएगा, जो मेरे दृष्टि में वो ठीक नहीं है। जो चाहिए वो है जो रॉकेट्स और मिसाइल्स हमारे पास हैं, उनके लिए रेकी स्ट्राइक इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत है। और ये अक्रॉस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और SFC के चारों को कवर करता हुआ, ताकि हमारा सैटेलाइट सर्वेलेंस, बैटलफील्ड सर्वेलेंस, बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी वगैरह कर सकते हैं, जॉइंट टारगेटिंग, और यू नो
एयर ग्राउंड कोऑपरेशन वही बोल सकता हूँ वो लफ्ज़ बिटवीन हाउ वी यूज़ एयर फोर्स एंड हाउ वी यूज़ आवर मिसाइल फोर्स और रॉकेट फोर्स। रॉकेट फोर्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड फोर्स हमारे पास वो शक्ति तो है। देखिए और ये मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आर्टिलरी डिव कमांड किया है और आर्टिलरी डिव में मेरे पास ब्रह्मोस भी था, पिनाका भी था, राइट? स्मर्च भी था, सब था उस वक़्त और गन्स भी थे, बोफोर्स भी थे, 130 सब थे। तो इसको इस्तेमाल करके डिप्लॉय वगैरह-वगैरह करने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि हमें एक रेकी स्ट्राइक इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, जहाँ ड्रोन्स आगे चले, ड्रोन्स और इनके साथ कम्युनिकेशन हो और ये रिडंडेंस हो वगैरह-वगैरह-वगैरह-वगैरह, राइट? तो इसके ऊपर वाद-विवाद हो सकता है। बहुत लोगों ने बोला कि हमारे पास रॉकेट फोर्स होना चाहिए, पर मेरे को वो टाइम नहीं आया अभी। वो टाइम इसीलिए नहीं आया, हमें पहले थिएटराइज़ेशन करने की ज़रूरत है। बाकी अंदरूनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है मोर इम्पोर्टेंटली रेकी स्ट्राइक इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है। नंबर बढ़ाओ, हमारा क्षमता बढ़ाओ, वो इम्पोर्टेंट है। टेक्नोलॉजी बढ़ाओ, नए-नए इसके अंदर हमें काबिलियत ज़रूरत है। जैसे ग्रैड बीएम-21 है। ग्रैड बीएम-21 जो पुराना रॉकेट है, उसका रेंज सिर्फ 20 किलोमीटर है। कुछ एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट्स हैं हमारे पास, वो 40 किलोमीटर चलते हैं, पर हमने उस वक़्त रूस से लिया था, पर हमें खुद बनाने की ज़रूरत है। वो सिर्फ 40 मिनट किलोमीटर ही नहीं, हमें ज़रूरत है 80, 90, 100 किलोमीटर तक भी चलाओ इसको। उसी तरीके से ये पिनाका आज के दिन 80-90 किलोमीटर है। इसमें या रैमजेट लगाइए या एक्सटेंडेड प्रोपेलेंट लगाइए, कुछ अलग प्रोपेलेंट लगा के इसको 100-200 किलोमीटर तक 100 तो है ही ऑलरेडी 200 किलोमीटर तक इसका रेंज एक्सटेंड करने की ज़रूरत है और ब्रह्मोस का रेंज और बढ़ाओ। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। राइट, यहाँ तक मेरा खत्म हो गया है और मैं सबसे क्षमा माँगना चाहता हूँ। तो वो हिज़्बुल्लाह को मैंने सोचा हमास है और हमास के बारे में बात करने लगा और थोड़ा खैर वो मेरा मिस्टेक है, पर बाद में करेक्ट कर लिया। तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट और मैं अभी आपका सवाल का जवाब